आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक दौर में गोता लगाने वाले हैं। मतलब एक ऐसा डीप डाइव जहां हम 500 ईस्वी तक के प्राचीन विश्व और कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की उन महान सभ्यताओं की बात करेंगे जिन्होंने आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी। और आज हमारे सामने जो स्रोत है ना, वे एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत ऐतिहासिक दस्तावेज से लिए गए हैं। इन पन्नों में मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, ईरान, यूनान और रोम जैसी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का पूरा खजाना छिपा है। हाँ, और इस दस्तावेज में उनके उदय, उनके साम्राज्यों और उन आविष्कारों का जिक्र है जिन्हें हम आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य महज कुछ पुरानी तारीखें, राजाओं का नाम या युद्धों की सूची याद करना नहीं है। हमें यह गहराई से समझना है कि कैसे आज की आधुनिक दुनिया, चाहे वो समय मापने का तरीका हो, परीक्षा प्रणाली हो या वास्तुकला हो, इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं के बनाए ब्लूप्रिंट पर खड़ी है। सही कहा। ये महज बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान का एक जीता जागता आईना है। हम आज जो भी हैं वो हजारों साल पहले लिए गए कुछ बहुत ही दिलचस्प फैसलों का नतीजा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे स्रोतों में सबसे पहला जिक्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का है, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। हाँ, जो इराक में दजला और फरात, जिन्हें टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां भी कहा जाता है, उनके बीच पनपी थी। दस्तावेज बताते हैं कि इसी सभ्यता में बेबीलोन के सबसे महान शासक हम्मुराबी का राज था। हम्मुराबी के कानून तो इतिहास में बहुत मशहूर हैं। उन्होंने दुनिया को कानूनों का एक ऐसा संग्रह दिया जो जीवन के हर पहलू को छूता था। उनका सिद्धांत बड़ा सीधा और कड़ा था, आंख के बदले आंख और जैसे को तैसा। जरा सोचिए, अगर आज के कॉर्पोरेट दफ्तरों या एचआर डिपार्टमेंट में ये नियम लागू हो जाए तो क्या होगा? किसी ने आपका लंच खा लिया तो आप उसका लंच खा लें। बिल्कुल। लेकिन मजाक से हटके उस दौर में समाज को व्यवस्थित करने का ये कितना सख्त तरीका रहा होगा। हाँ, उस समय समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए ऐसे सख्त नियमों की जरूरत महसूस की गई होगी। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मेसोपोटामिया सिर्फ सख्त कानूनों तक सीमित नहीं था। अगर हम सैन्य इतिहास को देखें तो यहीं पर एशिया माइनर से आए हित्तियों ने एक बहुत बड़ी क्रांति की थी। सही पकड़ा। उन्होंने सबसे पहले युद्ध के लिए घोड़ों वाले रथों और लोहे के हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया था। कांस्य युग में लोहे की तलवार लेकर मैदान में उतरना वैसा ही था जैसे आज के दौर में किसी के पास अचानक कोई सुपर वेपन आ जाए। इसने तो युद्ध का पूरा तरीका ही बदल दिया होगा। ये तो युद्ध की बात हुई, लेकिन मुझे इन दस्तावेजों में जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो उनका गणित है। इसमें सेक्साडेसिमल सिस्टम का जिक्र है। हाँ, सेक्साडेसिमल यानी 60 के आधार पर गिनती करने का सिस्टम। मतलब वे लोग 60 के आधार पर गिनती करते थे। आज हम 10 के आधार वाली दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत आसान लगती है, लेकिन 60 क्यों? ये कुछ अजीब नहीं लगता? पहली नजर में ये अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही जीनियस विचार था। 60 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 30 से आसानी से विभाजित कर सकते हैं। अच्छा, तो बिना कैलकुलेटर वाले उस युग में गणितीय गणनाओं के लिए ये बहुत ही व्यवहारिक था। बिल्कुल, खासकर भिन्न या फ्रैक्शंस के लिए। और मजेदार बात यह है कि उनका ये 60 वाला सिस्टम आज भले ही सीधे तौर पर हमारी गिनती में इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन आज जो हम घड़ी में समय को 60 मिनट और 60 सेकंड में बांटते हैं ना, और वृत्त को 360 डिग्री में बांटते हैं, वो उन्हीं की देन है। हाँ, इसके अलावा 24 घंटे का दिन, 12 राशियां और चंद्र कैलेंडर भी यहीं से आए। यहाँ तक कि पाइथागोरस प्रमेय की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो हमारी हर टिक टिक करती सेकंड की सुई असल में मेसोपोटामिया की देन है। ये सच में अद्भुत है। और बात सिर्फ गणित की नहीं, क्यूनिफॉर्म लिपि, जिसे बाद में हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा, कुम्हार का पहिया और कांच का आविष्कार भी यहीं हुआ था। अब दजला और फरात से आगे बढ़ते हैं, नील नदी के वरदान की तरफ, यानी मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया जहां जीवन को व्यवस्थित कर रहा था, वहीं मिस्र की सभ्यता इस बात पर केंद्रित थी कि मरने के बाद क्या होता है। मिस्र की मान्यताओं की गहराई में जाएं तो उनके राजाओं को फैरो कहा जाता था। मौत को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वे मानते थे कि मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा दोनों जीवित रहते हैं। और इसी मान्यता के कारण उन्होंने मम्मी बनाने की कला विकसित की। दस्तावेजों में इसका बहुत ही रोचक विवरण है। वे शरीर को मसालों से सुखाते थे, लिनन में लपेटते थे और लकड़ी के बक्से में दफनाते थे।
और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशाल पिरामिड बनाए गए। गीजा का महान पिरामिड जो राजा चियोब्स ने बनवाया था, और शेर के शरीर व इंसान के सिर वाला स्फिंक्स आज भी खड़े हैं। मिस्र ने चित्रलिपि या हायरोग्लिफिक्स भी दी, जिसे शैम्पोलियन ने पढ़ा था। साथ ही उनका सौर कैलेंडर और दशमलव प्रणाली का योगदान भी बहुत बड़ा है। मिस्र के बाद अब हम पूर्व की ओर चलते हैं, ह्वांगहो नदी घाटी की चीनी सभ्यता की ओर। शांग, चाओ, चिन और हान राजवंशों का दौर। अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम हान राजवंश की बात करते हैं तो वहाँ कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं पर आधारित सिविल सेवा परीक्षाओं का जिक्र आता है। हाँ, जिन्हें मंदारिन कहा जाता था। जरा सोचिए, शिक्षा और परीक्षा के आधार पर अधिकारियों को चुनने वाला ये इतिहास का पहला सिस्टम था। ये तो आज के यूपीएससी या कॉर्पोरेट इंटरव्यू जैसा ही था। ये बहुत ही प्रगतिशील विचार था। और अगर हम चिन राजवंश की बात करें तो उन्होंने उत्तर के हमलावरों से बचने के लिए 2400 किलोमीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची द ग्रेट वॉल का निर्माण किया था। वो तो एक इंजीनियरिंग अजूबा है ही, लेकिन चीन के आविष्कार भी कमाल के थे। पहली शताब्दी में कागज और दूसरी शताब्दी में सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापी का आविष्कार। पानी की घड़ी, अबेकस और छाते जैसी चीजें भी उन्हीं की देन है। उन्होंने 365 और 1/4 दिन वाला सौर चंद्र कैलेंडर भी बनाया था। और दर्शन के क्षेत्र में ताओवाद, जिसके प्रणेता लाओ त्से थे, और भारत से चीन पहुंचा बौद्ध धर्म भी बहुत अहम रहा। सुमा चिएन को इतिहास लेखन के लिए चीन का हेरोडोटस कहा जाता है। बिल्कुल। चीन से अब हम प्राचीन ईरान या फारस की ओर मुड़ते हैं। यहाँ शक्तिशाली अचमेनिद साम्राज्य था, जिसके संस्थापक साइरस और डेरियस प्रथम थे। बाद में ससानिद साम्राज्य आया, जिसे 651 ईस्वी में अरबों ने जीत लिया। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को उन्होंने संभाला कैसे? अर्थव्यवस्था के जरिए। उन्होंने बड़े पैमाने पर सोने और चांदी के सिक्कों का उपयोग शुरू किया, और स्काइलेक्स जैसे नाविकों ने नए व्यापारिक मार्ग खोजे। और उनका मुख्य धर्म पारसी धर्म था, जिसके संस्थापक जरथुस्त्र थे, और उनके विचार ज़ेंद एवेस्ता में दर्ज हैं। इसमें अहूरा मज़दा, जो अच्छाई और प्रकाश का प्रतीक है, और अहरिमन, जो बुराई का प्रतीक है, उनका जिक्र है। अच्छाई और बुराई के बीच के इस निरंतर संघर्ष ने बाद में यहूदी और ईसाई धर्म को भी गहराई से प्रभावित किया था। अब हम उस सभ्यता पर आते हैं जिसने दुनिया को विचार दिए, यूनान यानी ग्रीस। यूनान के शहर राज्यों की तुलना बहुत दिलचस्प है। हाँ, एक तरफ स्पार्टा था जो पूरी तरह से सैन्यवाद पर केंद्रित था, और दूसरी तरफ एथेंस जो पेरिकल्स के नेतृत्व में संस्कृति और व्यापार का केंद्र बना। यूनानी माउंट ओलंपस पर रहने वाले देवताओं में विश्वास करते थे, ज़्यूस, पोसेडॉन, अपोलो और एथीना। और सिकंदर महान को कैसे भूल सकते हैं, जिसने 32 साल की उम्र में अखमेनिड साम्राज्य को हराया और पोरस से युद्ध किया। लेकिन अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूनान का असली योगदान युद्ध नहीं बल्कि विचार थे। बिल्कुल सही कहा। 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए ओलंपिक खेल, जिन्हें 1894 में पियरे डी कुबर्टन ने फिर से शुरू किया। होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी, और एशिलस, सोफोक्लेस और एरिस्टोफेन्स के नाटक, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक। अरस्तु का स्वर्णिम मध्यम या गोल्डन मीन का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। कियाती से बचना चाहिए। चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स और एराटोस्थनीज, जिन्होंने पहली बार यूरोप से पश्चिम की ओर पाल नौकायन करके भारत पहुंचने का सुझाव दिया था, उनका योगदान भी अतुलनीय है। और इन यूनानी विचारों को आगे बढ़ाया रोम ने। 1000 ईसा पूर्व में टाइबर नदी के किनारे रोमुलस द्वारा स्थापित रोमन सभ्यता। गणतंत्र से साम्राज्य तक का उनका सफर, प्यूनिक युद्ध, जूलियस सीजर की तानाशाही व हत्या और ऑक्टेवियन का 44 साल का शासन, ये सब रोम के इतिहास का हिस्सा हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज की दुनिया के लिए रोम की क्या अहमियत है? रोम का सबसे बड़ा योगदान शासन के सिद्धांत और कानून है। सड़कों का ऐसा जाल कि कहा जाने लगा सभी सड़कें रोम की ओर जाती हैं। लैटिन भाषा का प्रभाव, जिससे अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश निकली। वास्तुकला में कंक्रीट मेहराब यानी आर्च और गुंबदों का आविष्कार उनकी महानता है। कोलोसियम में होने वाले ग्लैडिएटर युद्ध और सेनेका, होरेस जैसे दार्शनिकों का साहित्य आज भी हमें प्रभावित करता है। वास्तुकला की बात हो ही रही है तो हमें प्राचीन विश्व के 7 अजूबों को भी याद करना चाहिए। बिल्कुल। बेबीलोन के झूलते बगीचे, मिस्र के पिरामिड, अलेक्जेंड्रिया का फेरो, ओलंपिया में ज़्यूस की मूर्ति, रोड्स का कोलोसस जो सूर्यदेव की 912 फीट ऊंची मूर्ति थी, इफिसस में डायना का मंदिर और मौसुलस का मकबरा।
पर इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आज इन 7 भौतिक अजूबों में से ज्यादातर धूल में मिल चुके हैं। यही तो बात है, इमारतें धूल में मिल गईं, लेकिन इन सभ्यताओं द्वारा दिए गए विचार, रोमन कानून, यूनानी दर्शन, चीनी परीक्षा प्रणाली और मेसोपोटामिया की घड़ियां आज भी हमारी जिंदगी चला रहे हैं। यदि कंक्रीट और पत्थर के महल गिर जाते हैं लेकिन अदृश्य विचार बचे रहते हैं, तो आज की हमारी आधुनिक दुनिया का ऐसा कौन सा अदृश्य विचार है जिसे आज से 4000 साल बाद के लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। तो आज की हमारी चर्चा का केंद्र है 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का समय, जिसे हम मध्यकालीन विश्व या मिडीवल वर्ल्ड कहते हैं। सही कहा। इन ऐतिहासिक स्रोतों में मध्यकालीन यूरोप, अरब सभ्यता, चीन और जापान के इतिहास का बहुत ही विस्तृत ब्यौरा है। और पता है, अक्सर इस पूरे 1000 साल के दौर को पश्चिमी नजरिए से सिर्फ अंधकार का युग या डार्क एजेस कहकर टाल दिया जाता है। मानो इस दौरान दुनिया में कोई वैज्ञानिक प्रगति या कोई नया विचार आया ही ना हो। बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन दस्तावेजों की मदद से इस बड़ी गलतफहमी को दूर करें। क्योंकि ये दौर कोई ठहराव का दौर नहीं था। एकदम नहीं। ये तो ऐसे अकल्पनीय आविष्कारों और संस्कृतियों के टकराव का समय था जिसने हमारी आज की आधुनिक दुनिया की सबसे मजबूत नींव रखी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो स्रोतों के अनुसार इस कहानी का जो पहला अध्याय है वो मध्यकालीन यूरोप से शुरू होता है, जहां जमीन, सत्ता और धर्म का एक बहुत ही जटिल ताना बाना आकार ले रहा था। दस्तावेजों में सबसे पहले 6ठी शताब्दी के बिज़ान्टिन साम्राज्य का जिक्र मिलता है, जिसे पूर्वी रोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। हाँ, वही। और इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल उस समय भव्यता के बिल्कुल चरम पर थी। ये जानना बहुत हैरान करता है कि जब पश्चिमी यूरोप राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा था, तब ये शहर दुनिया के सबसे बड़े महानगर के रूप में खड़ा था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिज़ान्टिन साम्राज्य केवल एक राजनीतिक ढाल नहीं था। ये असल में कला, वास्तुकला और प्राचीन ज्ञान को सहेजने का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। सही कहा। स्रोतों में इसकी वास्तुकला का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कॉन्स्टेंटिनोपल का सेंट सोफिया चर्च है, सम्राट जस्टिनियन प्रथम के शासनकाल में। ये महज एक धार्मिक इमारत नहीं थी, बल्कि उस युग की इंजीनियरिंग क्षमता का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने दुनिया को सदियों तक चकित करके रखा। और ये साम्राज्य इतना मजबूत था कि लगभग 1000 साल तक टिका रहा। लेकिन इतिहास में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। आखिरकार 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने इस अभेद्य माने जाने वाले शहर पर कब्जा कर लिया। और इस पतन ने यूरोप और एशिया के बीच के व्यापारिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम उसी समय के पश्चिमी यूरोप की तरफ देखें तो वहां एक बिल्कुल अलग ही व्यवस्था जन्म ले रही थी, जिसे हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कहते हैं। पुराने रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो खालीपन आया था, उसे इसी व्यवस्था ने भरा था। हाँ, और दस्तावेजों में फ्यूडल शब्द की जड़ें फ्यूड से जुड़ी बताई गई हैं, जिसका सीधा अर्थ है फीफ, यानी जमीन का एक टुकड़ा, जो वफादारी और सैन्य सेवा की शर्त पर दिया जाता था। 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास ये व्यवस्था बहुत हावी हो गई थी। उस दौर में पैसा या सोना नहीं, बल्कि जमीन ही सत्ता और सुरक्षा का एकमात्र स्रोत थे। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इस सामंती समाज का एक पूरा पिरामिड था। सबसे ऊपर राजा होते थे, जो सैद्धांतिक रूप से सारी जमीन के मालिक थे। हाँ, फिर राजा अपनी जमीन अपने सबसे वफादार सरदारों को देते थे, जिन्हें ड्यूक्स और अर्ल्स कहा जाता था। फिर उनके नीचे बैरन्स होते थे, और उसके बाद सैन्य सुरक्षा देने वाले नाइट्स आते थे। लेकिन इस पूरी भव्य इमारत का बोझ जिस वर्ग पर था, वो पिरामिड में सबसे नीचे था। मतलब किसान। बिल्कुल। दस्तावेज किसानों को भी 3 श्रेणियों में बांटते हैं, फ्री होल्डर्स, विलेंस और सर्व्स। और ये जो सर्व्स थे, इनकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय बताई गई है दस्तावेजों में। क्योंकि वे गुलाम तो नहीं थे जिन्हें बाजार में बेचा जा सके, लेकिन वो जमीन से पूरी तरह बंधे हुए थे। मालिक बदलता तो सर्व्स भी नए मालिक के हो जाते। ये सब एक मनोर नाम के ग्रामीण कृषि व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमता था, जहां जरूरत की हर चीज वहीं उगाई जाती थी, एक आत्मनिर्भर इकाई की तरह। सच में
एक ऐसा जीवन जहां आपका पूरा वजूद एक जमीन के टुकड़े तक सीमित हो, ये आज के समय में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन मध्यकालीन यूरोप की कहानी केवल कृषि तक सीमित नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक स्रोतों में एक बहुत ही हिंसक प्रक्रिया का जिक्र है, धर्म युद्ध यानी क्रूसेड्स, जो 1095 ईस्वी से लेकर 1291 ईस्वी तक चले। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य पवित्र भूमि फिलिस्तीन पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करना था। दस्तावेज बताते हैं कि सेल्जुक तुर्कों ने ईसाई तीर्थयात्रियों के प्रवेश पर पाबंदियां लगा दी थीं, जिसके बाद यूरोपीय ईसाइयों और तुर्कों के बीच इन युद्धों की श्रृंखला शुरू हुई। कुल 4 मुख्य क्रूसेड हुए। तो अगर हम पहले क्रूसेड की बात करें, जो 1095 से 1199 तक चला, यरूशलेम, एडिसा, एंटियोक और त्रिपोली के रूप में नए क्रूसेडर राज्य बन गए। लेकिन ये नियंत्रण ज्यादा दिन टिका नहीं। 1144 में जब एडिसा वापस मुस्लिम सेनाओं के कब्जे में गया तो दूसरा क्रूसेड शुरू हुआ, जो कि 1147 से 48 तक चला, लेकिन रणनीतिक रूप से ये पूरी तरह विफल रहा। और फिर 1187 का वो साल आता है जब मुस्लिम सेनापति सलादीन ने यरूशलेम पर पुनः अधिकार कर लिया। ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसी नुकसान की भरपाई के लिए तीसरा क्रूसेड हुआ था, जिसमें फ्रांस के फिलिप द्वितीय, जर्मनी के फ्रेडरिक द्वितीय बारबरोसा और इंग्लैंड के रिचर्ड प्रथम ने हिस्सा लिया था, जिन्हें रिचर्ड द लायन हार्ट भी कहा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी सेनाओं के बावजूद वे यरूशलेम वापस नहीं पा सके। इसके बाद जो चौथा क्रूसेड हुआ 1202 में, वो तो अपने रास्ते से ही भटक गया। हाँ, उन्हें मिस्र पर हमला करना था, पर राजनीतिक साजिशों के चलते उन्होंने 1204 में अपने ही सहयोगी बिज़ांटीन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को लूट लिया। ये सच में क्रूसेड्स के इतिहास का एक बहुत विरोधाभासी क्षण था। और अंततः 1291 में फिलिस्तीन में एकर के पतन के साथ ही इन धर्म युद्धों का अंत हो गया। सही बात है। अब युद्ध और संघर्ष के इन पन्नों से आगे बढ़ते हुए दस्तावेज हमें मध्य पूर्व की ओर ले जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आकार ले रहा था। 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का जन्म हुआ। 571 ईस्वी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। हाँ, और सत्य की प्राप्ति के बाद उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार शुरू किया। मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा, और इसी वजह से 622 ईस्वी में उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस प्रस्थान को हिजरा कहा जाता है और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है, जो कि इस्लामी कैलेंडर का आधार है। इस्लाम का मुख्य ग्रंथ कुरान है, जिसके अध्याय सूरा कहलाते हैं। और हदीस का भी बहुत महत्व है, जो पैगंबर मोहम्मद के आचरण और प्रथाओं यानी सुन्ना का संकलन है। बिल्कुल। 632 ईस्वी में उनके निधन के बाद नेतृत्व खलीफाओं ने संभाला। ये खलीफा धार्मिक मार्गदर्शक भी थे और राजनीतिक प्रमुख भी। और इनका साम्राज्य बहुत तेजी से फैला, पर सत्ता का केंद्र भी तो लगातार बदलता रहा, है ना? हाँ, शुरुआत में मदीना राजधानी थी, फिर इसे कूफा ले जाया गया। और फिर 660 ईस्वी में जब उमैयद वंश आया तो सत्ता दमिश्क चली गई। सही। और 750 ईस्वी में अब्बासिद वंश के आने पर बगदाद नई राजधानी बनी। इसी अब्बासिद वंश के दौर में हारून रशीद जैसे प्रसिद्ध शासक हुए और बाद में सेल्जुक तुर्कों और फिर ऑटोमन तुर्कों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। अगर हम इन दस्तावेजों को गहराई से देखें तो अरब सभ्यता की सबसे बड़ी विरासत उनकी सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि उनका बौद्धिक और वैज्ञानिक योगदान था। बिल्कुल। बगदाद एक ऐसा महानगर बन गया जहां दुनिया भर के विद्वान काम कर रहे थे। चिकित्सा विज्ञान में अल रजी ने खोजा कि चेचक की असली प्रकृति क्या है, और इब्न सीना ने बताया कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा से फैलती है। उस दौर के हिसाब से ये खोजें बहुत आगे की सोच थीं। गणित में तो इन्होंने दुनिया ही बदल दी। अरबों ने भारतीय अंक प्रणाली, जिसे हिंदू साख कहा जाता था, उसे अपनाया। और आज जो हम अरबिक अंक इस्तेमाल करते हैं वो इसी लेन देन का नतीजा है। साहित्य में उमर खयाम की रुबाइयात, फिरदौसी की शाहनामा और अरेबियन नाइट्स की 1001 कहानियां वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन गई। और इनकी वास्तुकला भी कमाल की थी, बल्बनुमा गुंबद और घोड़े की नाल जैसे मेहराब। इसके अलावा कैलीग्राफी, अरबकालीन दमिश्क की तलवारें और महदिस चीनी मिट्टी के बर्तनों की पूरी दुनिया में मांग थी। सच में एक स्वर्ण युग। खैर, अब हम सुदूर पूर्व यानी मध्यकालीन चीन की तरफ चलते हैं, जहां ऐसे आविष्कार हो रहे थे जिन्होंने दुनिया का भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों बदल दिए। चीन में राजवंशों का एक लंबा क्रम था,
तांग वंश, फिर सुंग वंश, फिर मंगोलों का शासन आया। उसके बाद मिंग वंश और अंततः 1644 से 1911 तक मंचू लोगों ने राज किया। इन राजवंशों के दौरान तकनीकी नवाचार कभी नहीं रुका। सुंग वंश के शासकों ने तो एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला लिया था। हाँ, देश का धन बाहर जाने से रोकने के लिए उन्होंने कागज की मुद्रा शुरू की, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा जोखिम था। सोने चांदी की जगह कागज के टुकड़े पर विश्वास करना अर्थव्यवस्था में क्रांति थी। और 10वीं शताब्दी में बारूद का आविष्कार तो इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक है। पश्चिमी दुनिया से 400 साल पहले ही उन्होंने बारूद बना लिया था। और इंजीनियरिंग में लोहे की जंजीर वाले सस्पेंशन ब्रिज, नदियों को पार करने के लिए। लेकिन सबसे गहरा प्रभाव जिस चीज ने डाला वो थी छपाई की तकनीक। कागज तो चीन में पहले से था, लेकिन 10वीं शताब्दी में उन्होंने छपाई का पहला तरीका भी इजाद कर लिया। इससे ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ। किताबें हाथ से लिखने की जगह छापी जाने लगी। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। इसके बाद दस्तावेज हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, मध्यकालीन जापान, जो मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीपों होकाइडो, होन्शु, क्योशु और शिकोकू पर बसा है। 7वीं शताब्दी में सम्राट जिम्मू के तहत ये संगठित हुए। 8वीं शताब्दी में एदो, जिसे आज क्योतो कहते हैं, वो राजधानी बना। लेकिन यहाँ की सत्ता संरचना बहुत अनोखी थी। 12वीं शताब्दी के अंत तक शोगुनेट हंडस्ता हावी हो गई, जहां असली सैन्य शक्ति शोगुन यानी सेना के जनरल के हाथ में होती थी। सम्राट केवल नाम के शासक थे। तोकुगावा यासु जैसे शोगुन ने लंबे समय तक राज किया। और ये व्यवस्था 1867 में जाके खत्म हुई, जब सत्ता वापस सम्राट को मिली और जापान का आधुनिकीकरण शुरू हुआ। इसी दौर में सामुराई योद्धाओं का वर्ग भी तैयार हुआ, यूरोप के नाइट्स की तरह, जिनका अपना एक सख्त आचार संहिता था। कला में भी जापान पीछे नहीं था। 17 अक्षरों वाली हाइकू कविता और फूलों की सजावट की कला इकेबाना। और फिर धर्म। 6वीं सदी में चीन और कोरिया से बौद्ध धर्म जापान पहुंचा, और वहां उसने शिंतोवाद के साथ मिलकर एक नया रूप लिया, ज़ेन बौद्ध धर्म। और ये भाषाई सफर बहुत रोचक है। संस्कृत का शब्द ध्यान चीन में चान बना और जापान पहुंचकर ज़ेन हो गया। ये दिखाता है कि सभ्यताएं कैसे एक दूसरे से जुड़कर विकसित होती हैं। बिल्कुल। और जब सभ्यताओं की बात हो रही है तो मध्यकालीन दुनिया के 7 अजूबों का जिक्र तो बनता है। हाँ, इन दस्तावेजों में रोम का कोलोसियम, चीन की महान दीवार, नैनकिंग का पोर्सलन टावर, इंग्लैंड का स्टोनहेंज, कॉन्स्टेंटिनोपल की सेंट सोफिया मस्जिद, अलेक्जेंड्रिया के कैटाकोम्स और पीसा की झुकी हुई मीनार शामिल हैं। ये स्मारक इंसान की महत्वाकांक्षाओं की कहानी कहते हैं। ये सभी अजूबे विचार, युद्ध और आविष्कार आपस में जुड़कर हमारे आज के वर्तमान की रचना करते हैं। सब इसी मध्यकालीन युग की देन है। बिल्कुल। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी विचार या आविष्कार कभी एक जगह तक सीमित नहीं रहता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कैसा सवाल? अगर इतिहास के उस दौर के कागजी नोट, बारूद और संख्याएं आज के आधुनिक समाज का सबसे मजबूत आधार बन सकते हैं, तो आज के हमारे इस डिजिटल युग का वो कौन सा आविष्कार या विचार होगा जिसे आने वाले 1000 साल बाद के इतिहासकार अपने समय के विश्व के नए अजूबों या सबसे बड़े मील के पत्थर के रूप में देखेंगे? चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। उफ, बिल्कुल, एक ऐसा सफर जो इतिहास के पन्नों से होकर गुजरता है। हाँ, हमारे सामने आधुनिक दुनिया यानी 1500 ईस्वी के बाद के इतिहास पर आधारित दस्तावेजों और नोट्स का एक बहुत बड़ा संग्रह है। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक ऐतिहासिक घटना ने एक चेन रिएक्शन की तरह दूसरी घटना को जन्म दिया। एकदम सही। इतिहास सिर्फ तारीखों का कोई सूखा सा झुंड नहीं होता, ये तो एक जीवित कड़ी है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। यहाँ ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि आज हम इन तमाम विचारधाराओं, क्रांतियों और युद्धों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखने वाले हैं, यानी बिना किसी राजनीतिक पक्ष को चुने। जी, ताकि जो सच्चाई और तथ्य इन स्रोतों में दर्ज है वो सुनने वालों तक स्पष्ट रूप से पहुंच सकें। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज की राजनीति, भूगोल या समाज, वो सब उसी 16वीं सदी से शुरू हुए बदलावों का ही नतीजा है। हम कह सकते हैं कि आज की दुनिया की नींव उसी दौर में रखी गई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेनेसां यानी पुनर्जागरण से।
1453 में जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया तो वहां के विद्वान भागकर इटली आ गए। और यहीं से ह्यूमनिज्म या मानववाद की लहर शुरू हुई। और अगर हम उन महान कलाकारों को देखें जैसे लियोनार्डो दा विंची, हाँ, जिनकी द लास्ट सपर और मोनालिसा आज भी मशहूर हैं। बिल्कुल, माइकल एंजेलो और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने भी इंसान और विज्ञान को वापस केंद्र में ला खड़ा किया। यहाँ पर यह सच में बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि 1454 में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया और 1456 की गुटेनबर्ग बाइबल इसका पहला बड़ा उदाहरण थी। सोचिए जरा, इस एक आविष्कार ने ज्ञान को सिर्फ महलों या पादरियों तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि आम लोगों तक पहुंचा दिया। और जब ज्ञान आम लोगों तक पहुंचता है तो पुरानी व्यवस्थाओं पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। यहीं से रिफॉर्मेशन या धार्मिक सुधार का जन्म हुआ है ना? जी, 1517 में मार्टिन लूथर ने विटनबर्ग में इंडल्जेंसेस के खिलाफ आवाज उठाई। ये वही पाप मुक्ति पत्र थे ना जिनको स्वर्ग का पासपोर्ट माना जाता था? बिल्कुल वही। लूथर ने इस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और दूसरी तरफ इंग्लैंड में किंग हेनरी अष्टम का मामला भी सामने आया। हाँ, उन्हें अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देना था पर पोप ने मना कर दिया, तो उन्होंने पोप की सत्ता को ही दरकिनार कर दिया। इस तरह पश्चिमी यूरोप कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट खेमों में पूरी तरह बंट गया। एक तरफ धर्म की दुनिया में उथल पुथल थी तो दूसरी तरफ दुनिया के भूगोल की भी नई परतें खुल रही थी। भौगोलिक खोजों का दौर। इन खोजों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था पैसा और व्यापार, मुनाफे का लालच। मतलब कोई बहुत महान वैचारिक उद्देश्य नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कंपास और एस्ट्रोलैब जैसी नई तकनीक ने समुद्री यात्राओं को मुमकिन बना दिया था। बार्थोलोम्यू डियास का 1487 में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचना और फिर 1492 में कोलंबस का अमेरिका पहुंचना। हाँ, जिसे उन्होंने शुरू में इंडीज समझ लिया था, है ना? और बाद में अमेरिको वेस्पूची के नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ा। सही कहा। फिर 1498 में वास्को डिगामा का भारत आना और मैगेलन का पहली बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाना। मैगेलन ने ही तो पैसिफिक महासागर का नामकरण भी किया था। जी, अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम देखेंगे कि सत्ता कैसे धीरे धीरे राजाओं से खिसककर जनता के पास आने लगी थी। लोकतंत्र की नींव पड़ रही थी। बिल्कुल। इंग्लैंड में 1215 का मैग्ना कार्टा इसका बहुत शुरुआती उदाहरण है, जहां किंग जॉन द्वितीय को कानून के दायरे में लाया गया था। और फिर 1679 का हेबियस कॉर्पस एक्ट, जिसने बिना सटीक कानूनी प्रक्रिया के मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ये छोटे छोटे बदलाव एक बड़े तूफान की तैयारी थे, जैसे 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन या रक्तहीन क्रांति। हाँ, जहां इंग्लैंड में बिना खून की एक बूंद बहाए रोमन कैथोलिक किंग जेम्स द्वितीय को हटा दिया गया और विलियम और मैरी को गद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद 1689 का बिल ऑफ राइट्स पास हुआ, जिसने संसद की सर्वोच्चता तय कर दी। पर यह विचार सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। ये अमेरिका भी पहुंचा, अमेरिकन रेवोल्यूशन के रूप में। 1775 से 83 के बीच इंग्लैंड के स्टैम्प एक्ट और चाय पर टैक्स ने लोगों को इतना भड़का दिया कि एक नारा गूंजने लगा, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल। और फिर 1773 की बोस्टन टी पार्टी की ऐतिहासिक घटना घटी और थॉमस जेफरसन ने 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिख दिया कि सभी मनुष्य बराबर बनाए गए हैं। 1783 की ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ अमेरिका आजाद हुआ और जॉर्ज वॉशिंगटन उसके पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका की इस जीत ने फ्रांस के लोगों के अंदर भी क्रांति की आग जला दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 93 का दौर, उनका नारा ही था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उस वक्त फ्रांस का समाज 3 एस्टेट्स या वर्गों में बटा था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि 90% आम जनता जो थर्ड एस्टेट थी वही सारा टैक्स देती थी, जबकि बाकी वर्गों को टैक्स से पूरी छूट थी। और ऊपर से लुई 15वें और 16वें की बेतहाशा फिजूल खर्ची। ऐसे में मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों के विचारों ने आग में घी का काम किया। 14 जुलाई 1789 को जब बास्तील के किले पर जनता ने धावा बोला तो वो पुराने गुरूर का टूटना था। हालात इतने बिगड़े कि लुई 16वें और मैरी एंटोनेट को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया और इसी उथल-पुथल के बीच से नेपोलियन का उदय हुआ। राजनीतिक क्रांतियों के साथ साथ एक और बड़ी क्रांति हो रही थी जिसने रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया। औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 के आसपास ब्रिटेन में। इंसान खेती के खेतों से निकलकर फैक्ट्री और मशीनों की तरफ मुड़ गया था।
जेम्स हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी और 1769 में जेम्स वॉट के स्टीम इंजन जैसे आविष्कारों ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। पहले फैक्ट्रियां नदियों के किनारे लगती थी, पर स्टीम इंजन के बाद वो कोयले की खदानों के पास पहुंच गईं। इससे एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव आया। और इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ये जो आर्थिक और औद्योगिक होड़ थी, इसका देशों के भूगोल पर क्या असर पड़ा? इसका असर ये हुआ कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे देश अब एक मजबूत राष्ट्र बनने लगे। राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे इटली और जर्मनी का एकीकरण 1848 से 1871 के बीच। इटली में मजीनी और गैरिबाल्डी का यंग इटली मूवमेंट बहुत अहम था। साथ ही काउंट कावूर और विक्टर इमैनुअल द्वितीय की भूमिका से 1871 में रोम इटली की राजधानी बना। और जर्मनी का एकीकरण तो और भी ज्यादा आक्रामक था। हाँ, बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसका सीधा मतलब युद्ध और सैन्य ताकत से था। उन्होंने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के लुई बोनापार्ट को हराकर 1871 में जर्मनी को यूरोप की एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। तो इस सब का आखिर क्या आशय है? आशय यही था कि जब आक्रामक राष्ट्रवाद, हथियारों की अंधी दौड़ यानी मिलिटरिज्म और बाजार पर कब्जा करने की होड़, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, ये सब बढ़ेंगे तो युद्ध होना तय है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 इंग्लैंड और जर्मनी के बीच की गहरी दुश्मनी इसका एक बड़ा कारण थी। जर्मनी के विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उनका मानना था वर्ल्ड पावर और डाउनफॉल। और इसका तात्कालिक कारण बना आर्च ड्यूक फर्डिनैंड और उनकी पत्नी सोफी की सेराजेवो में हत्या। इस हत्या ने पूरे यूरोप को दो गुटों में बांट दिया। सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की थे, और उनके खिलाफ एलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान। 1919 में जब युद्ध खत्म हुआ तो ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई। और अगर हम स्रोतों का तटस्थ विश्लेषण करें तो ये संधि जर्मनी के लिए बेहद अपमानजनक थी। हाँ, उनकी सेना सिर्फ 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दी गई और उन पर भारी जुर्माना लाद दिया गया। शांति बनाए रखने के लिए 1920 में लीग ऑफ नेशंस का गठन भी हुआ, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। और इसी दौरान रूस में एक अलग ही कहानी चल रही थी, 1917 की रूसी क्रांति। जार निकोलस द्वितीय का शासन बहुत भ्रष्ट और तानाशाही भरा था और विश्व युद्ध के कारण वहां भयानक गरीबी आ गई थी। इसी के चलते मार्च रेवोल्यूशन हुआ और फिर नवंबर में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता हथिया ली। उन्होंने प्राइवेट जमीन का मालिकाना हक खत्म कर दिया। एक नई मार्क्सवादी विचारधारा लागू की गई और 1930 में यूएसएसआर की स्थापना हुई। हालांकि स्रोतों में ये भी जिक्र है कि दशकों बाद 1991 में इस व्यवस्था का विघटन हुआ और CIS बना। युद्ध और क्रांतियों के इस दौर के बाद दुनिया को एक और बड़ा झटका लगा, 1929 की विश्व की आर्थिक महामंदी। अक्टूबर 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ और इसका असर इतना भयंकर था कि करीब 14 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। तब डेमोक्रेट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने हालात सुधारने के लिए न्यू डील पॉलिसीज लागू की। अमेरिका तो फिर भी संभलने लगा, लेकिन यूरोप में इस आर्थिक तंगी और वर्साय संधि के अपमान ने एक नए खतरे को जन्म दिया, तानाशाही। इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद। 1919 में इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने फैशिस्ट पार्टी बनाई और 1922 में उनका मार्च ऑन रोम हुआ। और जर्मनी में वीमार रिपब्लिक के गिरने और 65 लाख लोगों के बेरोजगार होने से हताशा बहुत बढ़ गई थी। इसी हताशा का फायदा उठाकर अडोल्फ हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बन बैठा। दूसरी तरफ एशिया में जापान का सैन्यवाद बढ़ रहा था। वहां सेना लोकतंत्र पर हावी हो गई और चीन पर आक्रामक हमले शुरू कर दिए। चीन की बात करें तो वहां 1911 से 1949 के बीच बहुत उथल-पुथल रही। सून यातसेन और चियांग काय शेक की नेशनलिस्ट पार्टी का माओ जेडोन की कम्युनिस्ट पार्टी से लंबा संघर्ष चला, जिसमें माओ का 6000 मील का लॉन्ग मार्च शामिल है और आखिर में 1949 में कम्युनिस्टों की जीत हुई। तुर्की में भी 1923 में बड़ा बदलाव आया। मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्हें अतातुर्क कहा जाता है, उन्होंने सिख मैन ऑफ यूरोप को एक आधुनिक और सेक्युलर रिपब्लिक बना दिया और 1924 में सदियों पुराने खलीफा पद को ही खत्म कर दिया। लेकिन इन सब के बीच यूरोप में तनाव चरम पर था। लीग ऑफ नेशंस की नाकामी और रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस की आक्रामकता दुनिया को फिर से युद्ध में धकेल रही थी। और वो हुआ भी। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45। इसका तात्कालिक कारण बना
1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर हमला। यह युद्ध पहले से कई ज्यादा विनाशकारी था। अप्रैल 45 में जब हिटलर ने आत्महत्या की, तब जाकर यूरोप में युद्ध थमा। लेकिन अगस्त 45 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैटमैन नाम के परमाणु बम गिराए, जिसमें पलक झपकते ही लाखों लोग मारे गए। विज्ञान का ऐसा भयानक रूप दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, जो बाद में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी बने। 24 अक्टूबर 45 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ का गठन हुआ। और दुनिया में 2 ही सबसे बड़ी ताकतें बची, यूएसए और यूएसएसआर, जिनके बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ। और इसी दौर में एशिया और अफ्रीका में फैले उपनिवेशों को आज़ादी मिलने का सिलसिला तेज हुआ, जिसे डीकॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें, तो हमने 1500 ईस्वी से लेकर 1945 तक का एक बहुत लंबा सफर तय किया है। और इन सभी स्रोतों ने मिलकर ये साबित किया है कि आज की दुनिया का लोकतंत्र, राष्ट्रों की सीमाएं और आर्थिक व्यवस्था इन्हीं क्रांतियों और युद्धों की देन है। सब कुछ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह जुड़ा हुआ है। हम इसे अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती तो शायद ज्ञान ना फैलता, और ज्ञान ना फैलता तो शोषित जनता कभी क्रांति ना करती। आज हम इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालक्रम का सफर तय करने वाले हैं। ये सफर 776 ईसा पूर्व से शुरू होकर सीधे 1945 ईस्वी तक जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा समय है। हाँ, और आज की इस चर्चा को खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि इतिहास के इस पूरे घटनाक्रम को छात्रों के लिए आसानी से समझने योग्य कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इतिहास अक्सर छात्रों को बोझिल लगता है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें विश्व इतिहास की प्रमुख तिथियां, महत्वपूर्ण युद्ध और ऐतिहासिक व्यक्तियों के कुछ बहुत ही दिलचस्प उपनाम शामिल हैं। प्रमुख स्थानों से जुड़े तथ्य भी हैं इसमें। जी, और हमारा मुख्य उद्देश्य इन बिखरी हुई तिथियों को महज एक सूची की तरह पढ़ना नहीं है, बल्कि इन्हें एक कहानी के रूप में पिरोना है। बिल्कुल। हम ये समझेंगे कि कैसे एक घटना ने दूसरी घटना को जन्म दिया और कैसे विशाल साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अक्सर इतिहास को सिर्फ रट्टा मारने वाला विषय मान लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसे एक समय रेखा पर यानी एक टाइमलाइन पर रखकर देखें तो ये किसी बेहद रोमांचक फिल्म से कम नहीं लगता। मैं तो यही सोचती हूँ। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इतिहास के पैटर्न को पहचानना। पैटर्न? हाँ, छात्रों के लिए अक्सर अनगिनत तिथियों को याद रखना एक बोझ बन जाता है, लेकिन जब घटनाओं के बीच की कड़ी जुड़ने लगती है ना, तो इतिहास पूरी तरह से जीवंत होता है। एकदम सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की दुनिया का जो स्वरूप हम देखते हैं वो रातों रात नहीं बना है। सदियों पहले लड़े गए युद्धों, संधियों और क्रांतियों की गूंज आज भी हमारी भू राजनीति में सुनाई देती है। बिल्कुल। जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो ये रटने का नहीं बल्कि गहराई से समझने का विषय बन जाता है। तो चलिए इस महाकाव्य जैसी कहानी की शुरुआत उस दौर से करते हैं जब प्राचीन विश्व में साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। जी, शुरुआत करते हैं। हमारी ये समय रेखा शुरू होती है 776 ईसा पूर्व से, जब ग्रीस में पहले ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि मानव सभ्यता की इस बड़ी कहानी की शुरुआत आपसी प्रतिस्पर्धा और खेलों से होती है। हाँ, खेलों से। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकती। बिल्कुल नहीं टिकती, क्योंकि इसके कुछ ही समय बाद 753 ईसा पूर्व में रोम की स्थापना होती है। और इसके साथ ही शुरू होता है सत्ता और विस्तार का एक बहुत ही लंबा सिलसिला। फिर हम देखते हैं 490 ईसा पूर्व में मैराथन का प्रसिद्ध युद्ध, जहां यूनानियों ने फारसियों को, जिन्हें ईरानियों के रूप में भी जाना जाता है, बहुत करारी शिकस्त दी। हाँ, और फिर ठीक 10 साल बाद 480 ईसा पूर्व में 480 ईसा पूर्व में थर्मोपाइले और सेरामिस के युद्ध लड़े गए। देखिए, ये युद्ध कोई साधारण टकराव नहीं थे। नहीं, ये तो बहुत बड़े युद्ध थे। वास्तव में ये सभ्यताओं के टकराव थे। थर्मोपाइले और सलामिस के युद्धों ने ही प्राचीन ग्रीस के भविष्य को तय किया और एक तरह से पश्चिमी सभ्यता की नींव को सुरक्षित रखा। अगर यूनानी इन युद्धों को हार जाते तो शायद आज दुनिया का राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शा बिल्कुल अलग होता।
मेरा तो यही मानना है। ये सोचने वाली बात है सच में। और इसी दौर में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने न केवल पश्चिमी दुनिया बल्कि भारत के इतिहास को भी गहराई से प्रभावित किया। आप सिकंदर की बात कर रही हैं ना? हाँ, 327 से 326 ईसा पूर्व के बीच सिकंदर ने, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, उसने भारत पर आक्रमण किया। हाइडेस्पेस का युद्ध। बिल्कुल, उसने हाइडेस्पेस का युद्ध लड़ा। ये याद रखना दिलचस्प है कि महान सिकंदर का संबंध मुख्य रूप से मैसेडोनिया से था। ये एक ऐसा समय था जब महत्वाकांक्षाएं सीमाओं को लांग रही थीं। सेनाएं दुनिया फतह करने के लिए निकल पड़ी थीं। और ये सब केवल पश्चिमी दुनिया या मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं था। हाँ, दुनिया के दूसरे हिस्से में भी बहुत कुछ चल रहा था। चीन में सत्ता का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। 221 ईसा पूर्व में चिन हंग टी, जिन्हें यूनिवर्सल एम्परर भी कहा गया, यूनिवर्सल एम्परर, जी, उनके शासनकाल में महान दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण पूरा हुआ। ये बहुत ही विरोधाभासी लगता है। एक तरफ सिकंदर दुनिया जीतने के लिए बाहर निकला था और दूसरी तरफ चीन अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक विशाल दीवार खड़ी कर रहा था। बिल्कुल, अलग अलग रणनीतियां थीं। और फिर अगर हम रोम की तरफ वापस लौटें तो वहां की ताकत का विस्तार भी देखने लायक है। हाँ, 55 ईसा पूर्व में महान रोमन जनरल जूलियस सीजर ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया। लेकिन जैसा कि इतिहास हमेशा सिखाता है, सत्ता का खेल बहुत खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक। 44 ईसा पूर्व में ब्रूटस द्वारा उसी जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। और सीजर की यह हत्या इतिहास के सबसे बड़े सबकों में से एक है। वो कैसे? अगर हम इन शुरुआती साम्राज्यों का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि ये केवल युद्ध के मैदान नहीं थे। ये शक्ति, वास्तुकला और मानव महत्वाकांक्षा के विशाल केंद्र थे। चीन की दीवार हो या रोम का विस्तार, ये साम्राज्य अपनी शक्ति को स्थायी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीजर की हत्या ये भी दिखाती है कि निरंकुश सत्ता के भीतर भी हमेशा विद्रोह की चिंगारी सुलगती रहती है। कोई भी शासक अजय नहीं होता। बिल्कुल, कोई अजय नहीं होता। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। सत्ता और महत्वाकांक्षा के इस दौर के बाद इतिहास एक नया मोड़ लेता है, जहां शक्ति का केंद्र तलवार से हटकर आस्था की ओर जाने लगता है। धर्म का उदय। हाँ, 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ और 29 ईस्वी में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। इसके सदियों बाद 570 ईस्वी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ और फिर 622 ईस्वी में उनका मक्का से मदीना प्रवास हुआ, जिसे हिजरत कहा जाता है। जी, हिजरत। और इसी घटना से हिजरी युग की शुरुआत हुई। यहाँ छात्रों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये धार्मिक मील के पत्थर केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं थे। तो फिर क्या थे? इन्होंने पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। धर्मों ने नए साम्राज्यों को आकार दिया, कानूनों को बदला और लोगों के जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से नया रूप दे दिया। इसके बाद का जो मध्यकाल है वो सत्ता के इसी संघर्ष और कानूनी बदलावों का एक बहुत बड़ा गवाह बना। हाँ, और जब हम सत्ता संघर्ष की बात करते हैं तो 1086 का हेस्टिंग्स का युद्ध एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विलियम द कॉन्करर? बिल्कुल। इसमें नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड के राजा हैरोल्ड द्वितीय को हरा दिया। इस एक युद्ध ने इंग्लैंड की पूरी दिशा बदल दी। लेकिन इस दौर की सबसे दिलचस्प घटना युद्ध के मैदान में नहीं घटी। नहीं तो कहाँ? यह एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर के रूप में हुई। 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वितीय ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए। मैग्ना कार्टा, इसे समझना किसी भी इतिहास के छात्र के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये दस्तावेज मानवाधिकारों और कानूनी इतिहास का एक बहुत बड़ा क्षण था। इसने पहली बार ये सिद्धांत स्थापित किया कि राजा भी कानून के अधीन है। मतलब राजा कानून से ऊपर नहीं है? बिल्कुल। ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय। उस समय राजाओं को ईश्वर का रूप माना जाता था और ये कहना कि एक राजा को भी नियम मानने होंगे, ये एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। वाकई। लेकिन इसी दौर में जहां एक तरफ कानूनी अधिकार आकार ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विनाश के नए साधन भी जन्म ले रहे थे। बिल्कुल सही। 1250 में रोजर बेकन ने बारूद यानी गन पाउडर का आविष्कार किया। गन पाउडर, जिसने सब बदल दिया। हाँ, और फिर कुछ ही समय बाद प्रकृति ने भी अपना कहर बरपाया। 1448 में इंग्लैंड में ब्लैक डेथ यानी प्लेग की भयानक महामारी फैली। इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखना बहुत दिलचस्प है। कैसे? देखिए, 13वीं और 14वीं सदी मानव तबाही के 2 अलग-अलग चेहरों की गवाह बनी। पहला, इंसानों द्वारा बनाया गया बारूद, जिसने युद्ध लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। और दूसरा, प्रकृति का कहर
यानी ब्लैक डेथ, जिसने आधी से ज्यादा आबादी को ही खत्म कर दिया। इन दोनों ने मिलकर मध्यकालीन समाज की नींव पूरी तरह से हिला दी। और इस उथल-पुथल के बीच युद्ध भी लगातार जारी थे। 1338 से लेकर 1453 तक फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 साल का युद्ध चला। 100 Years War। जी, इस युद्ध में एक बहुत ही प्रेरणादायक लेकिन दुखद कहानी सामने आती है, जोन ऑफ आर्क की। हाँ, बहुत ही बहादुर थी वो एक बहुत ही बहादुर फ्रांसीसी लड़की थी जिसे मेड ऑफ ऑर्लियंस के नाम से भी जाना जाता है। उसकी बहादुरी के किस्से आज भी सुने जाते हैं, लेकिन 1431 में उसे जिंदा जलाए जाने की जो दर्दनाक घटना है वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज है। ये इतिहास की विडंबनाओं में से एक है। जो लोग दिशा बदलते हैं उन्हें अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन इसी 100 साल के युद्ध के समाप्त होने के ठीक समय एक और युगांतरकारी घटना घटी जिसने दुनिया को आधुनिकता की ओर धकेल दिया। 1453 में ओटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। ये वही कुस्तुनतुनिया है जिसे हम आज इस्तांबुल कहते हैं, है ना? बिल्कुल वही शहर। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो हम देखेंगे कि कुस्तुनतुनिया सदियों से शास्त्रीय ग्रीक और रोमन ज्ञान का घर था। जब तुर्कों ने वहां कब्जा किया तो वहां के जो ग्रीक विद्वान थे उन्हें इटली और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों की ओर भागना पड़ा। वो अपने साथ बहुत कुछ ले गए होंगे। हाँ, वे अपने साथ दर्शन, विज्ञान और साहित्य का सदियों पुराना ज्ञान ले गए। ये सिर्फ पलायन नहीं था, ये एक तरह से ज्ञान का ब्रेन ड्रेन था। अरे वाह, 15वीं सदी का ब्रेन ड्रेन। जी, और इस एक घटना ने अनजाने में यूरोप को अंधकार युग से निकालकर पुनर्जागरण यानी रेनेसा की शुरुआत कर दी। ये सच में बहुत ही रोचक है कि कैसे एक शहर का पतन पूरे महाद्वीप में ज्ञान की रोशनी लेकर आया। बिल्कुल। और यही वो समय था जब दुनिया सिकुड़ने लगी थी। खोज का युग शुरू हो गया था। 1466 में बार्थलोमियो डियाज ने यात्रा की। फिर 1492 में कोलंबस ने वेस्ट इंडीज के लिए अपनी पहली यात्रा की, जिससे अमेरिका की खोज हुई। और 1498 में वास्को डे गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज निकाला। इन समुद्री यात्राओं ने तो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सच में। इन्होंने व्यापार, उपनिवेशवाद और अलग-अलग संस्कृतियों के टकराव का ऐसा दरवाजा खोला जिसे फिर कभी बंद नहीं किया जा सका। यहीं से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रही थी। और इसके साथ ही हम इतिहास के उस दौर में पहुंचते हैं जहां वैचारिक क्रांतियां और उपनिवेशवाद का जोर था। 1500 से 1800 ईस्वी का दौर। जी, इस बीच दुनिया बहुत तेजी से बदली। 1517 में रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। 1564 में महान नाटककार शेक्सपियर का जन्म हुआ, जिन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। बार्ड ऑफ एवन बहुत मशहूर उपनाम है। हाँ, लेकिन साहित्य के साथ साथ समुद्र पर वर्चस्व की लड़ाई भी तेज हो गई थी। 1588 में अंग्रेज एडमिरल ड्रेक ने स्पेनिश आर्माडा को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल। इस जीत ने इंग्लैंड को समुद्र की मालकिन यानी मिस्ट्रेस ऑफ द सीज बना दिया। और फिर इसी समुद्री ताकत के बलबूते 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। वो क्या? बाहर पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने वाला इंग्लैंड अंदर से बहुत भारी राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। हाँ, आंतरिक राजनीति। 1605 का गन पाउडर प्लॉट, 1649 में किंग चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई थी राजा को। जी, और क्रॉमवेल के नेतृत्व में गृह युद्ध, ये सब दिखा रहा था कि सत्ता का स्वरूप अंदर से बदल रहा था। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा परिणाम 1688 में सामने आया, जिसे गौरवशाली या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। रक्तहीन क्रांति। इसे रक्तहीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना किसी बड़े खून खराबे के सत्ता परिवर्तन हो गया था। इसने राजाओं के दैवीय अधिकारों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और संसदीय शासन की स्थापना की। यहाँ इतिहास की कड़ियां बहुत खूबसूरती से जुड़ती हैं। आजादी और अधिकारों की ये जो गूंज इंग्लैंड में उठी थी, वो अटलांटिक पार करके अमेरिका और फ्रांस तक पहुंच गई। बिल्कुल पहुंची। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई और 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने। और उसी साल 1789 में ही बास्टियल किले के पतन के साथ फ्रांस की महान क्रांति की शुरुआत हो गई। फ्रांस की क्रांति ने समानता और स्वतंत्रता के जो विचार दिए ना, उन्होंने पूरी दुनिया की राजशाही को हिला के रख दिया। पूरी तरह से। अब सत्ता राजा के हाथ में नहीं बल्कि जनता के विचारों में आ रही थी। लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, क्रांतियों के बाद अक्सर एक नया शक्ति संतुलन बनता है। हाँ। और यहीं से 19वीं सदी की शुरुआत होती है।
जो पूरी तरह से एक व्यक्ति के साये में थी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन, जिन्हें लिटिल कॉर्पोरल और मैन ऑफ डेस्टिनी जैसे उपनामों से जाना जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में नेपोलियन का उत्थान किसी तूफान से कम नहीं था। बिल्कुल, एक तूफान की तरह। 1805 में ऑस्ट्रेलिट्स का युद्ध हुआ, जहां नेपोलियन ने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से कुचल दिया। वो पूरे यूरोप पर हावी होता दिख रहा था। वो अजेय लग रहा था, लेकिन उसने इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य भूलों में से एक कर दी, रूस पर आक्रमण। हाँ, 1812 में उसने रूस पर आक्रमण कर दिया। बोरोदिनो का युद्ध हुआ। हालांकि वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन रूसी सर्दी और रसद की भयानक कमी ने उसकी सेना को अंदर से तबाह कर दिया। मौसम से हार गए। जी, यह नेपोलियन के पतन की शुरुआत थी। एक महान सेना को किसी और सेना ने नहीं, बल्कि मौसम ने हरा दिया था। अंततः 1815 में वाटरलू के युद्ध में आयरन ड्यूक, यानी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जी, आयरन ड्यूक ने उसे हमेशा के लिए हरा दिया और उसे सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। नेपोलियन का पतन एक युग का अंत था, लेकिन सत्ता के इन संघर्षों से परे समाज में भी बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे। अगर इंसानियत के नजरिए से देखें तो 19वीं सदी बहुत महत्वपूर्ण थी। सामाजिक सुधारों का समय। बिल्कुल। 1833 में ब्रिटिश उपनिवेशों में गुलामी को समाप्त कर दिया गया और अमेरिका में 1861 से 1865 तक एक भयानक गृह युद्ध चला, सिविल वॉर। हाँ, ये युद्ध अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाले उत्तरी राज्यों और गुलामी का समर्थन करने वाले दक्षिणी राज्यों के बीच था। उत्तरी राज्यों की जीत हुई और 1863 में अमेरिका में गुलामी का उन्मूलन कर दिया गया। ये सामाजिक सुधार मानव सभ्यता के बहुत बड़े कदम थे, लेकिन एक तरफ जहां इंसानियत की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक व्यापार और साम्राज्यवाद अपना क्रूर रूप भी दिखा रहे थे। वो कैसे? 1840 का प्रथम अफीम युद्ध इसका एक बड़ा उदाहरण है। ओह हाँ, चीन और ब्रिटेन के बीच। बिल्कुल, जहां चीन और ब्रिटेन के बीच केवल व्यापार के वर्चस्व के लिए युद्ध लड़ा गया। फिर 1854 में क्रीमिया युद्ध हुआ और 1869 में स्वेज नहर के खुलने से पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी बहुत कम हो गई, जिसने व्यापार को आसान बना दिया। व्यापार और सेना की आवाजाही दोनों को पूरी तरह से बदल दिया। इन सब घटनाओं ने एक ऐसे बारूद का ढेर तैयार कर दिया था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और ये चिंगारी हमें 20वीं सदी में महायुद्धों के रूप में देखने को मिली। 20वीं सदी तो युद्धों से ही भरी पड़ी है। हाँ, सदी की शुरुआत में ही एक चौंकाने वाली घटना घटी। 1904-1905 के रूस जापान युद्ध में, जिसे पोर्ट आर्थर का युद्ध भी कहते हैं, जापान ने एक विशाल यूरोपीय शक्ति रूस को करारी हार दी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इस हार ने पूरे एशिया में राष्ट्रवाद की एक नई लहर दौड़ा दी। मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। पहली बार एक एशियाई देश ने एक बड़ी पश्चिमी शक्ति को हराया था। इन युद्धों में जो तबाही हुई वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इसी महायुद्ध के बीच 1917 में एक और युग बदलने वाली घटना घटी, रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन। हाँ, सत्ता पहले मेंशेविकों के हाथ में आई और फिर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने कब्जा कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी तबाही दोबारा न हो, 1920 में राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के इस दौर में इतिहास के पन्नों में कई ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें उनके कामों की वजह से खास उपनाम मिले। हाँ, हमारी स्रोत सामग्री में भी इनका जिक्र है। हाँ, इन्हें जानना बहुत रोचक है छात्रों के लिए। बिल्कुल, ये उपनाम उस व्यक्ति के पूरे चरित्र को एक शब्द में समेट देते हैं। जैसे बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता था, जो उनकी कठोर नीतियों को दर्शाता है। सही कहा। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी ऑफ द लैंप कहा गया, क्योंकि उन्होंने युद्ध में घायलों की जिस तरह से सेवा की वो एक मिसाल बन गई। और पर्ल बक को ली क्वान के नाम से जाना जाता था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस की शांति स्थापना की जो कोशिशें थी वो ज्यादा दिन नहीं चल पाईं। बिल्कुल नहीं चल पाईं। 1933 में अडोल्फ हिटलर, जिसे फ्यूरर कहा जाता था, वो जर्मनी का चांसलर बन गया और यहीं से दुनिया एक बार फिर विनाश की ओर बढ़ने लगी। बहुत भयानक विनाश। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई।
यह युद्ध पहले वाले से भी कहीं ज्यादा भयानक था। इस महायुद्ध का विस्तार तो पूरी दुनिया में था। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक और भयानक हमला कर दिया, जिसने अमेरिका को सीधे युद्ध में खींच लिया। 1942 में स्टालिनग्राद और अल अलामीन के युद्ध हुए, और फिर 1944 में जनरल डी आइजनहावर, जिन्हें आइक भी कहा जाता था, हाँ आइक, उनके नेतृत्व में नॉर्मंडी में मित्र देशों की सेनाएं उतरी, जिसे हम डी डे के नाम से जानते हैं। और डी डे के बाद से ही दूरी राष्ट्रों की हार तय होने लगी थी। अंततः 1945 का वो साल आया जो मानव इतिहास के सबसे बड़े विनाश और एक नई शुरुआत का प्रतीक बना। मुसोलिनी को फांसी दे दी गई, लेकिन युद्ध का सबसे दर्दनाक अंत प्रशांत महासागर में हुआ, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। जी, इस अभूतपूर्व विनाश के बाद अंततः युद्ध समाप्त हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना हुई, ताकि भविष्य में इस तरह के महाविनाश को रोका जा सके। इतिहास का ये सफर वास्तव में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। 776 ईसा पूर्व के पहले ओलंपियाड के दौड़ के मैदानों से लेकर 1945 के परमाणु बमों के मशरूम क्लाउड तक। बहुत लंबा सफर है। हाँ, हमने देखा कि कैसे मानव सभ्यता ने अपना विस्तार किया है, कैसे साम्राज्य अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़े होते हैं और फिर एक दिन इतिहास के पन्नों में सिमट जाते हैं। बिल्कुल। इन घटनाओं को एक समय रेखा पर देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास कोई बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि ये आज की दुनिया का ब्लूप्रिंट है। वर्तमान की कूटनीति, संघर्ष और सत्ता के खेल को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इन ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ना नहीं सीखते। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये एकदम सही निष्कर्ष है। ये केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, ये मानव जाति की निरंतर आगे बढ़ने, गलतियां करने और उनसे सीखने की कहानी है।